स्वागत है दोस्तों आप सबका नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो करते हैं हम लोग शुरू। अब सीन होली सिटी में शिफ्ट होता है जहां पो जो होते हैं वो अंडरग्राउंड जेल में जाता है। एक सेल के पास पहुंचकर उसे याद आता है कि पिछली बार वो यहाँ पुराने राजा को सजा देने आया था। इस बार वो जीरो से मिलने आया है। वो अंदर जाकर उससे पूछता है कि पनिशमेंट्स कैसी लग रही है और उम्मीद करता है कि अब उसे ओबेडियंस का मतलब समझ आ गया होगा। जीरो हल्के टोन में पूछती है कि क्या उसका मतलब सिर्फ उसी की बात मानना है या फिर बाकी जो आर्च बिशप्स होंगे उसके सामने भी झुकना है। पॉप साहब कहता है कि उसे उनकी हर कमांड फॉलो करनी होगी। वो आगे कहता है कि अगर दूसरे आर्च बिशप को मदद चाहिए तो उसे उनकी बात भी माननी होगी। जीरो तुरंत मान जाती है और कहती है कि वो सबकी बात मानेगी। इसके बाद वो सोल्जर्स को उसकी हथकड़ियां खोलने का आदेश देता है। आज़ाद होने के बाद वो उसे बताता है कि उसके लिए एक मिशन है और उसे साथ चलने को कहता है। वो समझाता है कि इस साल मॉन्स्टर का समय करीब 5 महीने तक चल सकता है, जो होली सिटी के लिए बड़ी समस्या होगी और बाकी इलाकों के लिए भी और भी खतरनाक होगा। इसलिए वो चाहता है कि जीरो और बाकी प्योर जादूगरनियां ग्रे कैसल जाएं और टिमोथी और रोलैंड बिम्डन को खत्म कर दें जब हालात अभी भी क्योस्टिक है। ये सुनकर जीरो हल्के से हंसती है जिससे मेन गुस्सा हो जाता है। वो पूछता है कि क्या सजा और कोड़े उसे काबू में लाने के लिए काफी नहीं थे। तभी अचानक उसके सीने में रोशनी चमकती है और मेन खुद को पुराने होली सिटी में पाता है। वहीं समय जब वो पहली बार चर्च का फॉलोअर्स बना था। ये उसकी सबसे गहरी यादों में से एक होती है जो जीरो को इंटरेस्टिंग लगती है। वो उससे पूछता है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसकी लिमिट क्यों क्रॉस कर रही है। जीरो बस कंधे उचकाकर कहती है कि उसे पता है कि वो क्या कर रही है। वो बताती है कि वो अभी माइंड वर्ल्ड में है जहां समय अलग तरह से चलता है, इसलिए उनके पास काफी समय है। मेन समझ जाता है कि सोल बैटल ये जो चीज़ है, ये जो जगह है वो सोल बैटल फील्ड है जहां दो लोग अपनी चेतना के अंदर लड़ते हैं। जो जीतता है वो सब कुछ हासिल कर लेता है और जो हारता है वो ख़त्म हो जाता है। आमतौर पर ये अटैक पत्थर की प्रोटेक्शन के बिना इम्पॉसिबल होता, लेकिन मेन को एहसास होता है कि उसके पास स्टोन होने के बावजूद जीरो की पावर्स उस पर काम कर रही हैं। जीरो हंसते हुए बताती है कि उसका स्टोन अब इफेक्टिव नहीं रहा। उसे मजा आता है कि इंसान खुद नहीं समझ पाते कि उनका प्रोटेक्शन कब खत्म हो गया। मेन को शक होता है कि ये सब इजाबेला का काम है। वो गुस्सा होता है और उसने पहले ही उन पर भरोसा क्यों कर लिया। फिर वो जीरो से पूछता है कि उसने स्टोन का असर कब हटाया। जीरो उसे याद दिलाती है कि जब वो उसे जेल में बंद कर चुका था तब उसे कैसे पता चलता। मेन खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या ये सब उसका बदला है। वो उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने उसे मार भी दिया तो बाहर डिमाइंड पनिशमेंट सोल्जर उसे पकड़ लेंगे और उसे बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जीरो हंसकर कहती है कि वो भागना नहीं चाहती, वो उसकी जगह लेना चाहती है, यानी पौ पौ बनना चाहती है। मेन इसे मजाक समझता है और कहता है कि लोग उसी पर भरोसा करते हैं, इसलिए उसकी जगह लेना इतना भी आसान नहीं है। जीरो जवाब देती है कि उसे सामने आने की जरूरत ही नहीं है, वो पौ पौ की मैसेंजर बनकर भी काम कर सकती है जैसे पहले होता था। मेन फिर कहता है कि ये छिपाना आसान नहीं होगा क्योंकि जैसे ही डिवाइन सोल्जर उसे गायब देखेंगे सच्चाई सामने आ जाएगी। दोस्तों मैं पॉप को पौ पौ कह के बोल रहा हूँ, तो इसलिए किसी को बुरा लगे तो प्लीज मुझे माफ करना, पर अब मैं पॉप ही कह के बोलूंगा। मेन कहता है कि उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा और उसे अभी भी लगता है कि अगर वो उसे छोड़ दे तो सब ठीक हो सकता है। जीरो उसके पास आती है और कहती है कि एक बार सोल बैटल शुरू हो जाए तो उसे रोकना आसान नहीं होता। मैन अब ये सुनकर बेचैन हो जाता है और पूछता है कि वो आखिर चाहती क्या है। जीरो शांत होकर कहती है कि सरेंडर करना भी एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। ये सुनकर मेन को झटका लगता है क्योंकि यही शब्द उससे पिछले पोप ने भी कहे थे। उसे लगने लगता है कि शायद पहले से ही ये सब प्लान था। जीरो बताती है कि इस बैटलफील्ड की व्यवस्था भी पिछले पोप ने ही की थी ताकि इस लड़ाई के बाद जो भी बचेगा वही चर्च का असली रूलर बनेगा। वो ये भी कहती है कि उदास होने की जरूरत नहीं है। अगर मेन जीत जाता है तो उसे उसकी सारी मेमोरीज और 200 साल का नॉलेज भी मिल जाएगा। मेन पूछता है कि अगर जीरो जीत गई तो वो चर्च के साथ क्या करेगी। जीरो साफ कहती है कि या तो जीत होगी या सब खत्म हो जाएगा। फिर वो मेन के सीक्रेट प्लान्स भी रिवील कर देती है, जैसे अपने पोर्ट्स पर सप्लाई भेजी थी और बैकअप प्लान तैयार किया था। जीरो कहती है कि मेन ने पहले ही अपनी जीत पर भरोसा खो दिया था, इसलिए उसने ये सब किया।
वो उससे पूछती है कि क्या वो सच में भगवान की कृपा का हकदार है। मेन इस बात को मजाक बताता है और कहता है कि अगर भगवान सच में होते और लापरवाह करते तो इंसानों को बार बार हार का सामना नहीं करना पड़ता। वो ये भी कहता है कि शैतानों के खिलाफ लड़ाई अभी भी डिवाइन पनिशमेंट सोल्जर पर ही डिपेंड हुआ है। अंत में समय की कमी होती है, इसलिए वो उससे पूछता है कि पोप बनकर वो आखिर में क्या बदल सकती है। और उसे वो याद भी दिलाता है कि कैसे उसके भाइयों ने 400 साल पहले सब कुछ खो दिया था। वो तुरंत अपनी तलवार उठाती है और घोषणा करती है कि जादूगरनियां मानवता के भीतर एक छोटा सा ग्रुप है और ये युद्ध पूरे अस्तित्व का फैसला करेगा। इसमें सभी की भागीदारी बिल्कुल ज़रूरी होनी चाहिए, जिसमें चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बूढ़े हों, बच्चे हों या युवा हों, सभी बैटलफील्ड में लड़ेंगे। शैतानों को हराने या फिर विनाश का सामना करने के लिए सबको तैयार होना पड़ेगा। मैं जल्दी समझ आता है कि वो सभी को वो लाल वाली जो गोलियां होती हैं ना, वो खिलाने की योजना बना रही है। इसके बाद वो जीरो एक भयानक मुस्कान के साथ इसकी पुष्टि भी कर देती है। वो समझाती है कि अगर एक वयस्क यानी कि एक सोल्जर देवीय दंड योद्धा के बराबर नहीं है तो कम से कम एक शैतान को हराने के लिए 10 लोग काफ़ी होंगे। इस समय बहुत सारे राक्षस घूम रहे हैं, उनके पास गोलियां की जो सप्लाई है वो कम ही है और उनके रिसर्च से नए फॉर्मूला भी बन सकते हैं। वो कहती है कि 5 साल बाद चर्च के पास 30 या 40 लाख गोलियां स्टॉक में होंगी और देवीय दंड सेना अकेली नहीं होगी, वे पूरे नेशन के साथ लड़ेंगे। मेन उसकी सोच को पागलपन कहता है। वो कहता है कि चर्च द्वारा पाली गई कोई शुद्ध जादूगरनी ऐसा नहीं सोच सकती और जरूर उसका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन लड़की कहती है कि नया नॉलेज एक्सेप्ट करना ही आगे बढ़ने का तरीका होता है और आइडियाज़ का मिक्स ही असली स्ट्रेंथ देता है। फिर वो तय करती है कि अब फैसला होना चाहिए कि चर्च का असली लीडर कौन होगा। मेन तुरंत एक तीर चलाता है लेकिन वो आसानी से बच जाती है। वो उसे मूर्ख कहती है क्योंकि उसने सोचा कि शैतानों को मारने वाले तीर उस पर काम करेंगे। इसके बाद वो अपनी तलवार लेकर उस पर हमला करने के लिए नीचे गिरती है, जिससे मेन कंफ्यूज हो जाता है और ये उसे साफ साफ पता चल जाता है कि ये दुनिया उसकी नहीं है और वो जीत नहीं सकता। लेकिन तभी शैतानों की सांसों से निकलने वाली लाल धुंध पूरे इलाके को घेरने लगती है। ये लेडी जलने लगती है और दर्द से तड़फने लगती है। पोप मेन बताता है कि ये धुंध एक हिडन ट्रैप है और सिर्फ जादूगरनियों के लिए हार्मफुल है। एक बार ये पूरे एरिया में फैल गई तो वो बार बार मरेगी। लड़की इस बात पर हंसती है लेकिन जल्दी ही खुद को रिकवर करने लगती है। वो मानती है कि पोप के पास कुछ ट्रिक्स छिपी हुई ही हैं। फिर वो कहती है कि अगर वो पहले पवित्र लाइब्रेरी गया होता तो ये लड़ाई और मुश्किल हो सकती थी। लेकिन बैटल तो ऐसी ही होती है, सोल का गेम। वो तुरंत हवा का मैजिक इस्तेमाल करती है और पूरा लाल कोहरा हटा देती है। ये देखकर मेन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और खुद ही बर्जर्क गोलियां खा लेता है। जैसे ही वो गोलियां निकलता है, जीरो एक विशाल चमकदार तलवार समन करती है। उसकी सेंटेंस इतनी खतरनाक हो जाती है कि वो लगभग जादूगरनियों की पूर्व रानी एलिस जैसी दिखने लगती है। और वो बताती है कि उसकी एबिलिटी सिर्फ एब्जॉर्ब करना नहीं है बल्कि एब्जॉर्ब और लर्न करना भी है। इसके बाद वो तेजी से हमला करती है और अंत में मेन को खत्म कर देती है। शूरवीर तुरंत पोप का चोगा उठाकर उसे पहना देते हैं और उसे नए पोप के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कुछ भी बोलो यार, जीरो दिखने में काफी क्यूट है। फिर सीन बदल कर वोडो टाउन के किले में आता है जहां फुरलिन और उसके पिता ड्यूक कैल्टे मौजूद होते हैं। अब पिता और पुत्र दोनों गर्मी की वजह से पसीने से तरबतर होते हैं। राजकुमार उन्हें बताता है कि अगर ज्यादा गर्मी लग रही है तो वो अपने कोट उतार सकते हैं क्योंकि महल में अब नया हीटिंग सिस्टम लगा है जो अंदर को बाहर से ज्यादा गर्म रखता है। वो कहता है कि वो किसी को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते। दोनों आखिरकार अपना गर्म जैकेट उतार देते हैं। फुरलिन इस नए हीटिंग सिस्टम के बारे में और पूछता है जिस पर राजकुमार बताता है कि ये हीट देने का एक नया तरीका है और चिमनी से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। फिर वो अपने काम पर लौटते हुए उनसे पूछता है कि क्या वे अगाथा को ढूंढने आए हैं। वो साफ कहता है कि अगर वे उससे मिलना चाहते हैं तो उन्हें अपने ईश्वरीय न्याय के पत्थर उतारने होंगे।
यानी कि वो जजमेंट स्टोन जो है ना वो उतारने होंगे। जैसे ही वे पत्थर हटाते हैं उसी समय अगाथा डाइनिंग हॉल में पहुंचती है और राजकुमार से पूछती है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। वो अपनी सामान्य एरोगेंट अंदाज में उसे याद दिलाती है कि डिवाइन वॉर शुरू होने वाली है और उसे जल्दी से जल्दी वेपन्स बनाने पर फोकस करना चाहिए। अगर बात ज़रूरी नहीं हो तो अगली बार बस मैसेज भेज देना। राजकुमार कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है और तुरंत पूछता है कि क्या उसे याद है जब 400 साल पहले टकीला का पतन हुआ था। तब एक सर्वेंट ग्रुप अलग होकर दक्षिण की ओर पहाड़ों की तरफ चला गया था। अगाथा थोड़ी सोचती है और मान लेती है कि ऐसा हुआ था, लेकिन पूछती है कि अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि इस कांड को बहुत समय बीत चुका है। तभी जैक एल्टेक उसकी ओर दौड़ता है और अपने पिता पुत्र दोनों उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। वो आदमी कहता है कि वो केज का वंशज है और पूछता है कि क्या उसे ये नाम याद है। अगाथा जवाब देती है कि उसे याद है क्योंकि उसने ही उसका नाम रखा था। वो बताती है कि उसने 2 नौकर खरीदे थे, एक क्राफ्ट और गश्त लगाते हैं ना उनके दल का नेता था और दूसरा केज जो बटलर था। फिर वो उन्हें तिरस्कार भरी नज़र से देखती है और पूछती है कि क्या वे उसी बटलर के वंशज होने का दावा कर रहे हैं जो जादुई पत्थर और रिकॉर्ड्स के साथ भाग गए थे। दाढ़ी वाला आदमी तुरंत इस आरोप से इनकार करता है, लेकिन अगाथा उसकी बात सुनने तक की कोशिश नहीं करती। वो उन्हें तुरंत जाने का आदेश देती है और साफ कहती है कि वो उनसे मिलना नहीं चाहती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और दोनों को पीछे छोड़ देती है, जबकि वे उसे रोकने के लिए पुकारते रह जाते हैं। जमीन पर गिरा हुआ वो आदमी उदास पड़ा होता है कि तभी नाइटिंग अचानक प्रकट होती है। राजकुमार उससे पूछता है कि क्या हो रहा है और क्या वो कुछ देख पा रही है। नाइटिंग तुरंत बताती है कि वे दोनों सच बोल रहे हैं। ये सुनकर राजकुमार समझ जाता है कि सच बोलना और वास्तविकता एक ही बात नहीं होती, इसलिए उसे लगता है कि परिवार के रिकॉर्ड्स में कहीं गड़बड़ी है। फिर राजकुमार उस आदमी से पूछता है कि उसे तुरंत अपने किले लौटने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं रह सकता है। वो उन्हें फुरलिन के घर जाने और शहर घूमने के लिए कहता है और भरोसा दिलाता है कि वो बाद में इस पूरे मामले के बारे में डिटेल में बात करेगा ताकि अगाथा से दोबारा बात हो सके। दाढ़ी वाला आदमी ये बात मान लेता है और उसे धन्यवाद देता है। इसके बाद राजकुमार उत्साह से उन मैजिकल स्टोन्स और रिकॉर्ड्स के बारे में पूछता है जो वे अपने साथ लेकर आए थे। दाढ़ी वाला आदमी बताता है कि सब कुछ अभी उनकी नाव के कार्गो में है, लगभग 10 बॉक्स हैं। राजकुमार को भरोसा है कि 400 साल पुराने ये सामान देखकर अगाथा का दिल जरूर बदल जाएगा। अब कुछ समय बाद सभी संदूकों को बॉर्डर टाउन के किले के वेयर हाउस में पहुंचा दिया जाता है। सिल्विया ध्यान से उनकी जांच करती है और सबको ये तसल्ली देती है कि उनमें कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो इन्हें खोल सकते हैं, यानी कि बॉक्सेस को। फिर राजकुमार अगाथा से कहता है कि उसे ड्यूक एल्टिक की कहानी सुननी चाहिए। वो समझाता है कि उसके बटलर ने जो भी किया हो, कम से कम वो इन चीज़ों को उनके असली मालिक तक लौटाना चाहता था। शायद ये उसकी गलती का प्रायश्चित। अगाथा ठंडे अंदाज में जवाब देती है कि उसका बटलर खुद को और अपने वंशजों को धोखा देकर गया था। वो साफ कहती है कि इन लोगों का उस पर कोई कर्ज नहीं है क्योंकि इस युग में जादूगरनियों ने अपनी शक्ति खो दी है। जिनके पास अब जो भी शक्ति है उन्हें उसके प्रति कोई खास सम्मान दिखाने की जरूरत नहीं। राजकुमार उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन मानता है कि उसकी बात कुछ हद तक सही भी है। फिर भी उसे लगता है कि वो बेवजह उन वंशजों का दोष दे रही है जिन्हें ये भी नहीं पता कि अतीत में हुआ क्या था। वो फैसला करता है कि वो खुद अगाथा को ये समझाएगा। फिर वो उन संदूकों में रखी चीजों के बारे में पूछता है, जिस पर अगाथा कहती है कि ये चीजें उसकी नहीं है बल्कि विद्वानों के संघ की संपत्ति है। इसी बीच टिली काफी जिज्ञासा से संदूक खोलती है और उसमें एक बड़े चमकदार पत्थर देखती है। राजकुमार समझ जाता है कि ये पत्थर ईश्वरीय न्याय के पत्थरों से बदले गए हैं और इतने बड़े पत्थर की कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगाथा बताती है कि इनकी असली कीमत पैसे से नहीं आंकी जा सकती क्योंकि जादुई पत्थर केवल अराजकता के जीव ही बना सकते हैं, इसलिए ये प्राइसलेस है। टिली एक पत्थर उड़ाकर पूछती है कि क्या ये किस तरह का है। अगाथा बताती है कि ये ग्लोइंग स्टोन है। वो उसमें थोड़ा सा जादू डालती है और पत्थर तेज रोशनी से चमकने लगता है। अब ये देखकर राजकुमार बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी एक बेहतरीन लाइट सोर्स हो सकता है।
फिर ऐना पूछती है कि इन पत्थरों को अलग अलग आकार में कैसे तराशा गया, जबकि ये मूल रूप से ईश्वरीय न्याय के पत्थर थे। उसे ये समझ नहीं आता कि इन्हें कैसे काटा गया, क्योंकि जादूगरनियां ऐसे पत्थरों के पास नहीं जा सकती और इतना बड़ा प्राकृतिक पत्थर भी आसानी से शेप नहीं ले सकता, और ऐसा भी नहीं है कि इन्हें कुदाल से तोड़ा जा सके। अगाथा समझ नहीं पाती कि ऐना का विशाल दिव्य पत्थरों से क्या मतलब है, इसलिए राजकुमार समझाता है कि ये पत्थर सीमावर्ती शहर की खदानों की गहराई में हैं और एक ट्रेजर मैप से जुड़े हुए हैं जो एल्टिक परिवार के जरिए आगे बढ़ा है। उसी नक्शे की मदद से उन्होंने उसकी लैब भी ढूंढी थी। ये सुनकर अगाथा हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि उस नक्शे का इस्तेमाल विद्वानों के संघ ने भविष्य के पवित्र शहरों के लिए पत्थर की शिराओं को चिन्हित करने के लिए किया गया था। इससे सब लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगाथा आगे समझाती है कि हर पवित्र शहर ईश्वरीय न्याय के पत्थरों की शिराएं यानी कि चट्टानों पर बनाया जाता था। इससे रिसर्च आसान होती थी और जादू और पत्थरों के बीच की संबंध को समझना आसान हो जाता था। इसके अलावा ये व्यवस्था जादूगरनियों के बीच होने वाली संघर्ष और बड़े इलाके में फैलने से रोकने के लिए भी थी। ये कुछ वैसा ही था जैसे पर्वतों की सीमा पर मौजूद बंजर भूमि, जिसे लोग हैमिस का मैदान कहते हैं, जहां अभी चर्च का पवित्र शहर स्थित है। टिली कहती है कि अगर चर्च ने अपने शहर का नाम पवित्र शहर रखा है तो शायद वे उसी पुराने गठबंधन के उत्तराधिकारी हैं। अगाथा आगे बताती है कि अगर पिछले डिवाइन वॉर में मानवता को इतना भारी नुकसान ना हुआ होता तो यहाँ भी एक पवित्र शहर बनाया होता। ये सुनकर राजकुमार राहत की सांस लेता है कि चर्च ने अपना पवित्र शहर पश्चिमी क्षेत्र में नहीं बनाया, वरना उसे अपने इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के साथ साथ सुरक्षा और भी बढ़ानी पड़ती और उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता। अगाथा फिर समझाती है कि इन जादुई पत्थरों को जबरदस्ती तोड़ा नहीं जा सकता। इन्हें तोड़ने के लिए एक खास केमिकल सॉल्यूशन चाहिए जिसमें जादूगरनियों या राक्षसों का मैजिकल ब्लड शामिल होता है। अब ये सुनकर सिल्विया हैरान रह जाती है और अगाथा आगे इस प्रक्रिया को और समझाने लगती है। वो कहती है कि हर जादुई पत्थर अलग होता है, इसलिए उसमें इस्तेमाल होने वाली ब्लड की मात्रा भी अलग अलग होती है। पवित्र नगरी में रहने वाली जो यंग जादूगरनियों को नियमित रूप से अपना ब्लड डोनेट करना पड़ता था और जैसे ही ये रक्त शरीर से बाहर निकलता उसका जादू खत्म होने लगता, इसलिए उन्हें तुरंत उसे यूज करना जरूरी होता था। गठबंधन हर 2-3 साल में जो योग्य जादूगरनियां हैं उनका ब्लड डोनेशन के लिए उन्हें आदेश देता था। यहाँ तक कि पकड़े गए राक्षसों का भी इसी काम के लिए यूज किया जाता था। ऐना पूछती है कि क्या अगाथा ने भी ऐसा किया है। अगाथा बिना झिझक के हाँ कह देती है और बताती है कि गठबंधन की तीसरी सीट भी इससे अलग नहीं है। इसके बाद सिल्विया राक्षसों के बारे में सोचती है क्योंकि कुछ हाइब्रिड मॉन्स्टर में भी जादू पाया जाता है। अगाथा इस बात से सहमत होती है लेकिन कहती है कि उनमें बहुत कम मात्रा में जादू होता है। वे छोटे कामों के लिए तो ठीक हैं लेकिन असली जादुई शिराओं के लिए नहीं। वो जब जादुई पत्थरों को काटा जाता है तो उनके आकार के अनुसार उनकी शक्ति और रेंज दोनों कम हो जाती हैं। अब उदाहरण के लिए आम लोग जो पत्थर अपने साथ रखते हैं उन्हें एक साधारण यानी कि आयरन हैमर से भी तोड़ा जा सकता है। राजकुमार पूछता है कि क्या विद्वानों के संघ ने कभी अराजकता के जानवरों के अलावा जादुई पत्थर बनाने का कोई तरीका खोजा है। अगाथा बताती है कि कुछ जादूगरनियां जो ईश्वरीय न्याय के पत्थरों को साधारण पत्थरों में बदलने में सफल हुई थी, लेकिन वे कभी एक साधारण यानी कि ग्लोइंग स्टोन भी क्रिएट नहीं कर पाई थी। क्योंकि सिल्विया जादू को महसूस कर सकती है, वो पत्थरों के अंदर झांक कर देखती है और बताती है कि वे अंदर से काफ़ी वीक लगते हैं, जैसे धुंध का एक छोटा सा क्लाउड हो। अगाथा आगे बताती है कि विद्वानों के संघ ने हजारों जादूगरनियों और पत्थरों पर रिसर्च की थी। अरे भाई इतनी जादूगरनियों पे उन्होंने पाया कि जो जादूगरनियां अभी विकसित नहीं है उनसे पहले जादू अक्सर धुंध, घूमते हुए पाउडर या फिर फ्लेम के रूप में दिखाई देता था। हालांकि ये सब एक जैसे लगते थे लेकिन असल में हर जादू अलग अलग होता है। इसी वजह से उनका मानना था कि कोई भी दो शक्तियां एक जैसी नहीं होती। इसी बीच टिली देखती है कि पत्थर की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। अगाथा समझाती है कि उसने उसमें बहुत कम जादू डाला था इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर टिली बताती है कि उसने समुद्र के नीचे खंडरों में ऐसे पत्थर
पत्थर देखे हैं जो सैकड़ों सालों से चमक रहे हैं। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अगाथा बताती है कि किसी पत्थर को लंबे समय तक जलाए रखना पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए कम से कम 10 या उससे ज़्यादा जादूगरनियों का कॉरपोरेशन चाहिए। वे अपने जादू को ट्रांसफ़र करके एक पत्थर को लंबे समय तक एक्टिव रख सकती हैं। मतलब जिसने जादू डाला है वो अकेला नहीं था, ये एक टीम वर्क था। टिली खुद थोड़ा सा जादू पत्थर में डालती है और वो फिर से चमकने लगता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। राजकुमार इस चीज़ से काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि इससे महल को रात में भी रोशन किया जा सकता है बिना किसी खतरे के। अगाथा भी इससे सहमत होती है और कहती है कि लैब में ये और भी ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि मोमबत्तियाँ जो होती हैं वो काफ़ी डेंजरस होती हैं। अब राजकुमार थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि दिन के 8 घंटे काम करना काफ़ी नहीं है और शायद अब रात में भी ओवर टाइम करना पड़ेगा। फिलहाल राजकुमार अब उन संदूकों को ध्यान से इंस्पेक्ट करना शुरू करता है। उसके मन में ये जिज्ञासा है कि शायद इसके अंदर एक्सपेरिमेंट के रिकॉर्ड या किसी वैल्यूएबल नॉलेज छुपा हो सकता है। अगाथा हल्का सा गला साफ करती है, जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो, और कैजुअली कहती है कि इनमें कुछ नोट्स भी हो सकते हैं। लेकिन राजकुमार उसकी टोन तुरंत पकड़ लेता है। वो मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? तभी सिल्विया की नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ती है। उसे लगता है कि संदूकों के अंदर कुछ गड़बड़ है, जैसे नीचे एक हिडन लेयर है जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी। पहले तो उसे लगा था कि बस एक साधारण सा हिस्सा है, लेकिन अब उसे शक होने लगता है। एना तुरंत एक्साइटेड हो जाती है और उस हिडन लेयर को खोलने की कोशिश करती है। थोड़ी मेहनत के बाद एक छोटा सा बॉक्स बाहर निकलता है और बस सबकी जिज्ञासा अचानक बढ़ जाती है। राजकुमार की आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है कि शायद ये कोई हिडन ट्रेजर है, हो सकता है कुछ ऐसा जो विद्वानों के संघ ने खास तौर पर छोड़कर रखा हो। और उसका अंदाजा पूरी तरह गलत भी नहीं होता। जैसे ही अगाथा उस बॉक्स के अंदर रखी चीज़ को देखती है, वो भाई लिटरली शौक रह जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो तुरंत बाकी संदूकों को भी बेचैनी से खंगालने लगती है। उसके मन में शक उठता है कि क्या उसके बटलर केज ने ये चीज विद्वानों के संग से चुराई थी। राजकुमार हल्की सी स्माइल देता है और सोचता है कि शायद किसी पुराने कारवां पर हमला हुआ होगा और किसी ने ये चीज केज को सौंप दी होगी। आखिरकार 400 साल गुजर गए हैं। अब ये मायने नहीं रखता कि ये कहाँ से आया और कहाँ किसने यहाँ रखा, लेकिन असली जवाब अभी भी बाकी है। ये चीज आखिर है क्या? अगाथा गहरी सांस लेकर समझाती है कि कुछ जादुई पत्थर जब आपस में कंबाइन किए जाते हैं तो एक नया इफेक्ट पैदा करते हैं। वे जादू की नेचर को बदल सकते हैं या उसे कई गुना बढ़ा सकते हैं, और जो उनके सामने है वो ऐसा ही एक खास आर्टिफैक्ट है। ये बताती है कि विद्वानों के संग में इन कंबाइंड मैजिकल स्टोन को सिगिल कहा जाता था और उनमें भी डिवाइन सिगिल सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे। ये साधारण पत्थर नहीं थे, ये हाई लेवल शैतानों से प्राप्त किए जाते थे और पूरे टिकीला क्षेत्र में सिर्फ 3 या 4 ही मौजूद थे। अब राजकुमार की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। वो आगे झुककर पूछता है कि आखिर ये कितने पावरफुल होते हैं। अब राजकुमार के सवाल पर अगाथा शांत आवाज में जवाब देती है कि ये इतनी ताकतवर है कि तुम्हारा पूरा महल एक पल में टुकड़ों में बिखर सकता है। अब ये सुनकर राजकुमार के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी चिंता साफ दिखाई देती है, लेकिन अगाथा तुरंत उसे रिश्योर करती है कि घबराने की जरूरत नहीं है। इसे एक्टिव करने के लिए बहुत ज़्यादा जादू चाहिए होता है और जितना ज़्यादा पत्थर किसी सीगल में होते हैं उसे कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। वो आगे समझाती है कि गठबंधन में केवल टॉप लेवल की जादूगरनी ही इसे इस्तेमाल कर सकती थी, खासकर वे जिनके पारलौकिक स्तर की शक्तियाँ जाग गई हों। उनका जादू आम जादूगरनियों से बिल्कुल अलग होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वे हर पल अपनी पावर्स को रिफाइन कर रही हों, और जब वे पूरी तरह विकसित हो जाती हैं तो उनका जादू अपने पीक पर पहुंच जाता है। इसी बीच अचानक कुछ अनएक्सेप्टेड होता है। एना बिना पूरी तरह समझे उस सीगल को एक्टिवेट करने की कोशिश कर बैठती है और अगले ही पल एक ज़बरदस्त फ्लैश पूरे कमरे में फैल जाता है। इतनी तेज रोशनी की हर कोई कुछ सेकंड के लिए कुछ देख नहीं पाता। वो रोशनी महल की खिड़कियों से बाहर निकलती है और बिल्कुल लेज़र बीम की तरह
आगे बढ़ती है। अगाथा लगभग अंधी होने की कगार पर पहुंच जाती है और जोर से चिल्लाती है कि ऐना तुरंत इसे बंद करो। धीरे धीरे रोशनी कम होने लगती है और और तब सबको एहसास होता है कि ऐना का उस पर पूरा कंट्रोल था। हालांकि पास खड़ी सिल्विया की हालत खराब हो जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ सफ़ेद हो गया हो। अगाथा राहत की सांस लेती है और ऐना बिल्कुल कैजुअल अंदाज में कहती है कि ये काफ़ी एग्जॉटिंग है, मुझे लगता है कि मैं इसे सिर्फ 2 बार ही यूज़ कर सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर सब कुछ पल भर के लिए शांत हो जाता है। लेकिन एक बात साफ है, ये शक्ति जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। अब सब जानते थे कि इस शक्ति को 2 बार यूज कर पाना कोई मामूली बात नहीं है। अब यहाँ से सीन कट हो जाता है और अगला सीन हमें दिखाया जाता है एक छोटी बच्ची पेपर को, जो बाहर कपड़े सुखाने के लिए टांग रही होती है। तभी वैंडी उसके पास आती है और उसे नाश्ता लेने के लिए बुलाती है। एक केयरिंग माँ की तरह वो प्यार से पूछती है कि तुमने दांत ब्रश कर लिए, फिर खुद ही चेक करने के लिए आगे बढ़ती है। वैंडी उसे गले लगा लेती है और मुस्कुराते हुए वो समझाती है कि पेपर बिल्कुल साफ सुथरी है। वो उसका हाथ पकड़ती है और दोनों साथ में डाइनिंग हॉल की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही भी अंदर पहुंचते हैं वहां एक अलग ही सीन चल रहा होता है। लाइटनिंग और मैगी आपस में बहस कर रही होती हैं कि कौन पहले सीगल का इस्तेमाल करेगा। आखिरकार लाइटनिंग आगे बढ़ती है और इसे ट्राई करने का फैसला करती है। पेपर क्यूरियस होकर पूछती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बैंडी समझाती है कि तुम्हारी बहनें अपनी कॉम्बैक्ट पॉइंट टेस्ट कर रही हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो राजकुमार ने इंट्रोड्यूस किया है। फिर वो एक चांदी जैसे सिक्योर की और इशारा करती है और कहती है कि ये एक पुरानी चीज़ है। करीब 400 साल पहले पारलौकिक जादूगरनियाँ इस पर लड़ाई करती थी। अब राजकुमार इसे ट्रेनिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि उनकी ताकत मापी जा सके। भाई कमाल है। लाइटनिंग पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद वो मुश्किल से 2 रत्नों को ही एक्टिवेट कर पाती है, जिससे सीगिल हल्का सा चमकता है। मैगी तुरंत स्मग होकर कहती है कि मैं तो 2.5 रत्न आसानी से जला सकती हूँ। और फिर दोनों के बीच में मज़ेदार बहस शुरू हो जाती है। इसी बीच बैंडी पेपर से पूछती कि क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगी। पेपर उत्साहित हो जाती है, लेकिन बैंडी थोड़ा हेजिटेट होकर कहती है कि शायद अभी तुम्हारे लिए थोड़ा जल्दी है, तुमने अभी तक स्टोन्स में जादू डालना प्रॉपर्ली नहीं सीखा है। फिर भी वो समझाती है कि उनके ग्रुप का वो हिस्सा है और वो जल्दी ही उसे प्रैक्टिस के लिए ग्लोइंग स्टोन मिल जाएंगे। अब अचानक पेपर का चेहरा बदल जाता है। वो दर्द से अपना पेट पकड़ लेती है और झुक जाती है। मुझे अजीब लग रहा है, मेरा जादू अंदर से हिल रहा है जैसे कि वो फटने वाला हो। बैंडी तुरंत घबरा जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें याद है तुम्हारी अवेकनिंग कब हुई थी। पेपर सोचकर जवाब देती है कि शायद सर्दियों में, लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं। तभी बैंडी के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। उसे एहसास होता है कि पतझड़ खत्म हो चुका है और सर्दी आने वाली है, और इसका मतलब है पेपर अपने अवेकनिंग फेज के बहुत करीब पहुंच चुकी है। जैसे जैसे कोई जादूगरनी अपने जागरण के दिन करीब आते हैं, उसका जादू उतने ही अनस्टेबल और शक्तिशाली होता जाता है। इसे ही एंटी फेज कहा जाता है। बैंडी तुरंत पेपर को गले लगा लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो धीरे से कहती है कि डरो मत, अब वो बॉर्डर टाउन की जादूगरनियों के लिए एंटी फेस कोई मौत का खतरा नहीं रहा है। लेकिन उसके चेहरे की हल्की चिंता साफ बता रही थी कि मामला अभी भी उतना सिंपल नहीं है। अब अगले दिन बैंडी पेपर के साथ राजकुमार से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंचती है। ऐसा लगता है कि पेपर ने सभी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए है। ये देखकर राजकुमार काफ़ी खुश होता है और उसे याद दिलाता है कि अब ऑफिशियली वो जादूगरनी संघ की सदस्य बन चुकी है। वैंडी बताती है कि पिछली रात पेपर कितनी अमेजिंग थी। दर्द से जूझने के बावजूद उसने हार नहीं मानी और पूरी तरह जागी रही। वो आगे कहती है कि उसके साथ एक सपोर्ट टीम भी थी जो उसे मोटिवेट कर रही थी, लेकिन शायद पेपर के लिए ये थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया था। ये सुनकर पेपर रोने लगती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सच में बहुत खुश है और उसे कोई परेशानी नहीं हुई। राजकुमार ये सुनकर संतुष्ट हो जाता है। तभी बैंडी उसके हाथ में पकड़ी किताब पर ध्यान देती है और पूछती है कि वो क्या पढ़ रहा है। राजकुमार समझाता है कि वो विद्वानों के संघ द्वारा छोड़े गए चिन्हों का ट्रांसलेट रिकॉर्ड है और इसमें उन सभी रेसिपी यानी कि मेथड्स का विवरण है जो संघ ने सैकड़ों साल में खोजे थे। तभी नाइटिंग वहाँ प्रकट होती है और पूछती है कि उसे ये सिंबल इतने इंटरेस्टिंग क्यों लग रहे हैं। वो उसे याद दिलाती है कि जादूगरनियों के साम्राज्य के पास भी ऐसे चिन्ह थे, लेकिन फिर भी वे शैतान से हार गए। राजकुमार मानता है कि बात सही है, लेकिन उसके लिए ये चिन्ह एक बिल्कुल नया एक्सप्लोरेशन फील्ड है, एक नई दुनिया।
वो आगे बताता है कि इन डॉक्यूमेंट्स में जादुई पत्थर और उनके कॉम्बिनेशन के काउंटलेस यूसेज दिए गए हैं। ये किसी मैजिकल टेक्स्ट बुक से कम नहीं है। उदाहरण के लिए उदाहरण देते हुए वो कहता है कि अगर एक इको स्टोन और एक मार्क स्टोन को कंबाइन कर दे तो वो एक लिसनिंग सीगल बन सकता है। हालांकि ये सब सुनकर बाकी लोगों को कुछ खास समझ नहीं आता। राजकुमार आगे बताता है कि किताबों के अनुसार ये लिसनिंग सीगल करीब 3 मील तक साउंड ट्रांसमिट कर सकता है। आज के सैटेलाइट और मोबाइल नेटवर्क के मुकाबले ये छोटा लग सकता है, लेकिन शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए ये काफ़ी यूजफुल है।